एक बार क्या हुआ कि एक आंटी अंकल गुरुजी को अपनी बेटी की शादी में इनवाइट करने के लिए आते हैं। ये सब आपने शायद सुना हो, जिन्होंने नहीं सुना है ये उनके लिए है। तो उनको पता चला कि गुरुजी जाते हैं और ऐसे जो कन्या है और वर है उनको ब्लेस करते हैं। तो वो भी गए और कार्ड लेकर कि हम गुरुजी को इनवाइट करेंगे। अब उनकी हिम्मत ना हो, कार्ड दे रहे हैं गुरुजी को, गुरुजी हमारी बेटी की शादी है, आप आइएगा। गुरुजी कुछ ना बोले, कोई रिएक्शन ही नहीं है। उसके बाद वो फिर से बोलते हैं कि गुरुजी हमारी बेटी की शादी है, आप प्लीज़ आपको आना है। और गुरुजी लगाते हैं डांट और वो तो डर के मारे बाहर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि वो अंकल से बोलते हैं, बाहर आके अंकल पूछते हैं क्या हुआ। हम तो गुरुजी को अपनी बेटी की शादी में इनवाइट करने गए थे, पर वो तो हम तो डांट लगा दी हमारी। उन्होंने बोला आपने क्या कहा था। उन्होंने बोला हमने बोला था कि गुरुजी हमारी बेटी की शादी है, आप ज़रूर आइएगा। तो गुरुजी से उन्होंने बोला, अंकल ने, कि गुरुजी से जाकर ये बोलो कि गुरुजी आपकी बेटी की शादी है और आपको ज़रूर आना है। तो जब वो वापस गए गुरुजी के पास और उन्होंने बोला गुरुजी आपकी बेटी की शादी है, आपको आना है, तो गुरुजी ने बोला मेरी बेटी की शादी है ना, तो तुआनू की, मैं खुद देख लूँगा। तो ये होता है गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन और उन पर कंप्लीट सरेंडर करना। अब कंप्लीट सरेंडर की जब बात आती है तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आती है। आपने सबने महाभारत देखी होगी और उसमें द्रौपदी का चीरहरण वाला जो एपिसोड था वो आप सबने देखा होगा। तो जब ये सब हो रहा था तो रुक्मणी कृष्ण जी से बोलती हैं कि ये सब हो रहा है और आप अभी तक इंतज़ार क्यों कर रहे हो, द्रौपदी आपको पुकार रही है। वो कहते हैं वो पुकार रही है बट उसने अभी सरेंडर नहीं किया है, बिकॉज़ वो कोशिश कर रही थी कि उसकी जो साड़ी है वो खींचे ना, उसका हाथ वहीं पे था। बट द मोमेंट शी रेज्ड हर हैंड्स कि अब कुछ नहीं कर सकती, उसने ऊपर हाथ किया और बोला कृष्ण, तब कृष्ण जी आए उसकी मदद करने के लिए। और यही एक एग्जाम्पल है कंप्लीट सरेंडर का। बट क्या हम वो कर पाते हैं? क्या वो मैं कर पाती हूँ? मैं यहाँ पे बोल रही हूँ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। जिसे आप कह सकते हो ओवर थिंकिंग की दुकान होती है ना, वो मैं हूँ। गुरु जी से जुड़ने के बाद पता है ऐसा करना है, बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, स्ट्रेस हो जाता है, हेडेक हो जाता है, पेन किलर्स खाती हूँ, फिर जाके गुरुजी अब आप देख लेना। तो ये जो भक्ति है या ये मैं यहाँ पर जो बोल रही हूँ वो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली वो गुरुजी करा रहे हैं। तो वो जो कंप्लीट सरेंडर है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम बस कोशिश कर सकते हैं पर वो तब तक नहीं आएगा जब तक गुरुजी वो हमें ब्लेस नहीं करेंगे। नाम जप भी एक ब्लेसिंग है, भक्ति भी एक ब्लेसिंग है। हर किसी की किस्मत में नहीं होता है भक्त बनना। तो ऐसे ही अब नाम जप की बात आती है तो नाम जप से मेरे दिमाग में एक शब्द आता है जिसकी व्याख्या में कुछ ऐसा है कि अर्जुन आते हैं कृष्ण जी से मिलने, बट कृष्ण जी कहीं और सोच रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि इनका इतना अच्छा भक्त आया है बट इनका तो दिमाग कहीं और है, ये तो मुझे देख ही नहीं रहे हैं। तो तब वो पूछते हैं कि आपका इतना अच्छा भक्त, जो पक्का भक्त है, सबसे बड़ा भक्त है, वो आपसे मिलने आया बट आप तो कहीं और हो। तो तब वो कहते हैं कि मेरा सच्चा भक्त ये तो कहीं और है। वो कहते हैं अच्छा, अगर वो मैं नहीं हूँ तो आप मुझे वहाँ लेकर चलिए। तो कृष्ण जी अर्जुन जी को कहीं लेकर चलते हैं और वो होता है एक तालाब, एक सरोवर, जहाँ पर एक शेर है जो अपने जीवन के अंतिम सांसें गिन रहा होता है और वो कृष्ण को पुकार रहा होता है। तो अर्जुन कहते हैं ये क्या है? वो कहते हैं ये एक शेर है और ये अगर पानी नहीं पिएगा तो ये मर जाएगा। ये तालाब के बीच में है इस टाइम, पर ये पानी नहीं पी रहा है, जबकि इसको प्यास लगी है और अगर ये पानी अभी नहीं पीता है तो ये मर जाएगा। बट ये पानी इसलिए नहीं पी रहा है, वो कह रहा है जितने मैं पानी पीऊँगा उतने उन सांसों में मैं अपने गुरु का, अपने प्रभु का नाम जप नहीं कर पाऊँगा, तो वो सांसें वेस्ट हो जाएंगी। हमने सुना है ना वो शब्द, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। तो वो सिमरना, क्या हम वो उतना नाम जप करते हैं, उस लेवल पे करते हैं? तो ये है नाम जप कि वो पानी भी उसने नहीं पिया, कृष्ण जी ने बोला पानी पियो, नहीं पिया कि वो सांसें वेस्ट हो जाएंगी और फिर उस शेर को कृष्ण जी ने मोक्ष दे दिया।
तो ये एग्जाम्पल है नाम जप का। संगत जी, लाइफ में ना बहुत चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हम करें पर हम नहीं कर पाते, या हमें वो नहीं मिलती और हम निराश हो जाते हैं। मैं जब एकेडमिक्स में रही तो गुरु जी की, भगवान की ऐसी कृपा रही मेरे पे, मेरे सिबलिंग्स पर, कि हम पढ़ाई में अच्छे रहे। तो उस टाइम पर मुझे ध्यान है पेरेंट्स की कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती थी, और पढ़ाई ही एक मेन माध्यम होता था जो पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते थे। उस टाइम ऐसा नहीं होता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ तो टाइम वेस्ट मानी जाती थी। तो मेरी लाइफ में भी वो फेज़ आया जब मुझसे पूछा गया कि तुम्हें क्या बनना है, डॉक्टर या इंजीनियर। और जब आप होशियार होते हो तो आपके तरफ एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, और जब इनकम कम होती है घर में और किसी को उस पर इन्वेस्ट करना होता है आपको पढ़ाने के लिए, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें सीरियस हो जाती हैं। चॉइस मेरे पास थी, मैंने कहा ठीक है मुझे डॉक्टर बनना है। 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, और उसके बाद जो 2-2.5 महीने की छुट्टियाँ मिलती हैं, वो छुट्टियाँ मुझे नहीं मिली। जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, मैं 6 बजे उठ के जाती थी और प्रोफेसर कॉलोनी में, वहाँ पर मुझे मेडिकल की कोचिंग करनी थी, बिकॉज़ जो एग्ज़ाम्स मुझे 12th के बाद देने हैं उसकी तैयारी मैंने की। अब लगी रहे, जद्दोजहद होती रही लाइफ में, ना 10th की छुट्टियां एंजॉय करी, ना 11th एंजॉय किया। 12th में तो ऐसी हालत हो गई थी कि सुबह 6 बजे निकलते थे और रात को 8 बजे, 8:30 बजे मैं घर आती थी, और उसके बाद खाना खा के मन करता था सो जाएं, पर सो नहीं पाते थे, और रात को 12, 12:30, 1 बजे तक मुझे फिर से पढ़ना होता था, और सुबह उठ के फिर से वही कोचिंग। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई कि ना तो क्लास पे ध्यान दिया जा रहा है, ना वहाँ पे रोज कोचिंग में भी टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, और इस लेवल पे वो मेहनत थी। बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर आए, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है कि बच्चे के नंबर अच्छे आए तो इसका तो पक्का मेडिकल में हो जाएगा। हर जब वो नहीं होता, आप डॉक्टर नहीं बनते, वो एग्ज़ाम्स आप मल्टीपल पेपर्स देते हो और वो सिलेक्शन नहीं होता, फिर आप सेकेंड ईयर ट्राई करते हो, पेरेंट्स की फिर से एक्सपेक्टेशंस वही होती हैं, और जब आप अपने सपनों के साथ उनको भी शैटर्ड होते देखते हो, वो पैसा वेस्ट होते देखते हो, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा मैंने 3 साल झेला। उसके बाद हार के आया कि अब क्या करना है, तो मैंने कहा अब MBA करते हैं। तो फिर मैंने लाइन चेंज की, MBA किया, और वो भी एक मेरे लिए बहुत टफ टास्क था, बिकॉज एक बायो स्टूडेंट होकर आप एक ऐसी स्ट्रीम में जा रहे हो जहाँ आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये सब पढ़ना है। तो वो डिसीज़न लिया। फिर वहाँ पे भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, हर एग्ज़ाम का अपना एक अलग फॉर्म, हज़ारों की फ़ीस। IIMs में नहीं हुआ, वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन। जिन कॉलेजेस में अच्छे में हुआ उनमें फ़ीस इतनी हाई थी, लाखों में, और जिसमें मुझे जाना था मैं वहाँ गई, जो हमारे बजट का था, वहाँ से मैंने MBA किया। मैं ये आपको राम कहानी क्यों बता रही हूँ, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मैं अभी किसी से कह रही थी कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई यार, मेरा ना सपना था। उन्होंने बोला डॉक्टर बन के तुम क्या करते, मैंने कहा मैं डॉक्टर बन के लोगों को हील करती। तो उन्होंने कहा कि तुम आज क्या कर रहे हो, मैंने कहा क्या कर रही हूँ, यू आर डूइंग द सेम थिंग बाय शेयरिंग योर व्यूज, सत्संग्स एंड पॉजिटिविटी, यू आर हीलिंग पीपल। और मैंने तब उस एंगल से उसे सोचा कि यस, शायद मैं वही कर रही हूँ जो भगवान मुझसे करवाना चाहते थे, बट बाय थ्रू डिफरेंट मीन्स। तो आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ एक आम इंसान की तरह, ना तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही मैंने कोई साइकोलॉजी से कुछ किया है, ना मैं कोई यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आई हूँ कि मैं लाइफ कोच हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम संगत हूँ। और मैं यहाँ पर जब बोलती हूँ आकर, तो वो जो एक्सपीरियंसेस या मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आती हूँ, वो एक ज्ञान नहीं है, वो मेरे लिए बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिकॉज आई रिलेट विथ सच स्टोरीज। वो मेरी लाइफ का हिस्सा रहे हैं, वो चीज़ से मैं अभी डील कर रही हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, तो क्या मैंने निकाला था? नहीं, मैं नहीं निकाल पाई। मैंने अपनी लाइफ दूसरों के अकॉर्डिंग जीनी शुरू कर दी। तो हमें वो चीज़ों पे अपने आप को करेक्ट करना है। तो ये जो चीज़ है कि हमें ये नहीं मिला, तो वो हमें इसलिए नहीं मिला बिकॉज भगवान के कुछ डिफरेंट प्लान्स हैं, और वो इतनी अच्छी प्लान्स हैं वो हमें पता नहीं है। अब मैंने एक पोस्ट डाला आज मॉर्निंग में, सुकून। ये सुकून क्या है? हम जब परेशान होते हैं, आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप डेली का ₹1,00,000 भी कमा लीजिए ना, आपका वही एक मोनोटनस सा लाइफ स्टाइल होता है। आप सुबह उठते हैं, ट्रैफिक को झेलते हुए 2-2.5 घंटे के जैम में फंसकर ऑफिस जाते हैं, फिर आप वहाँ पे कलीग्स के साथ, मैनेजर्स के साथ
जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, वर्क प्रेशर होता है, फिर से वही आप ट्रैफिक झेल कर वापस घर आ रहे होते हैं, और यही एक लाइफ स्टाइल होता है। पैसा होता है, आप वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ जाते हो, जंक्स खाते हो, मूवीज देख लेते हो, ब्रांडेड कपड़े पहन लेते हो, क्या आपको सुकून मिल रहा है? हम सिर्फ खुश हैं कि हमने एक घर खरीद लिया है बड़ा सा, एक बड़ी सी गाड़ी है, बच्चे खुश हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, क्या मुझे सुकून मिल रहा है? नहीं। फिर हम क्यों जाते हैं बाहर? ना जाते हैं ना, चलो यार बहुत हो गया, अब स्ट्रेस स्ट्रेस, थोड़ी देर रिलैक्स करके आते हैं। कहाँ जाते हैं? वो मैं अगर अपना पर्सनल कहूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी नदी के किनारे अकेली अंधेरे में, जहाँ कोई क्राउड ना हो, मैं वहाँ पे बैठी हूँ, अपने साथ अपने आप को टाइम देना। मुझे वो एक होता ना रुकी हुई झील, उसे देखना, कि बस वहाँ पे अकेले बैठना, मेरे लिए वो सुकून है। बट वो टेम्परेरी है। आप कितने दिन बाहर रह लोगे, कितने दिन आप होटलों में खा लोगे, ठीक है? वो एक टेम्परेरी सुकून है, वो आपको एक रिफ्रेशमेंट दे सकता है, पर वो आपको परमानेंट सुकून नहीं दे सकता है। तो उसको हम कैसे तलाशें, उसके लिए हम क्या करें? तो आप वो चीज़ें करिए जो आपको अच्छी लगती हैं अपनी लाइफ में, जो आप बहुत पीछे कहीं छोड़ आए हैं। हमारे सबके अंदर एक बच्चा है ना, उस बच्चे को फिर से जगाते हैं। कभी मुझे आर्ट का शौक रहा था, या कभी मुझे क्राफ्ट का शौक रहा था, या कभी मुझे गाने का शौक रहा था। ये मैं अपना नहीं, मतलब एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ। कुछ भी शौक जो आपका दब गया हो, हम उसे क्यों नहीं उसके लिए 5 मिनट निकाल सकते हैं? वो चीज़ जो मुझे सुकून दे रही है, इतनी अजीब सी जिंदगी चल रही है स्ट्रेसफुल, उसमें मैं 5-10 मिनट, आधा घंटा उस सुकून के लिए अपने लिए क्यों नहीं निकाल सकती? तो हमें अपने लिए वो टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी यहाँ पर एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक पेंटिंग कंपटीशन होता है, वर्ल्ड लेवल पे होता है, और उसमें बहुत बड़े बड़े पेंटर्स को इनवाइट किया जाता है कि आप अपनी पेंटिंग इसमें शेयर कीजिए। पेंटिंग बननी थी पीस के नाम पर, शांति, ऐसी चीज़ देखकर जिससे आपको सुकून मिले, वो आप पेंटिंग बनाइए। बहुत हजारों लाखों में पेंटर्स ने पेंटिंग्स बनाकर भेजी। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखकर आपको सुकून ही मिलेगा। उनमें से टॉप की 100 पेंटिंग्स छांटी गई। अब बहुत ही बड़ी प्राइज अमाउंट थी। दुनिया के मीडिया वाले आए हुए थे, हजारों का क्राउड बाहर लगा हुआ था कि आज जो है विनर अनाउंस होगा। अब सबकी आंखें लगी हुई हैं, कौन विनर होगा, कौन विनर होगा, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। आप सोचिए, ऐसी ऐसी पेंटिंग्स थी। एक में सिर्फ मूनलाइट दिखाई गई है, लेक बिल्कुल शांत है, उसको देखकर शांति हो रही है। एक ने सनराइज दिखाया है। तो बहुत ही सुंदर, जो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं एक सुकून की अपने दिमाग में, उस तरह की वो सारी पेंटिंग्स वहां पर थी। फिर क्या होता है, सारा सब कुछ डिस्कशंस होते हैं, और एक पेंटिंग को सेलेक्ट करके पर्दे के पीछे रख लिया जाता है। सबकी आंखें वहां गड़ी होती हैं कि क्या होगा उस पेंटिंग में, कैसी वो पेंटिंग चुनी गई है, वर्ल्ड लेवल पे इतना बिग प्राइज अमाउंट, कैसे होगा, कौन है, कौन विनर है, सबके दिमागों में वो चल रहा है। पर्दा उठता है संगत जी, एक पेंटिंग सेलेक्ट होती है जिसमें आंधी तूफान दिखाया गया है, कचड़ा दिखाया गया है, बहुत गंदी हालत में एक सीनरी है जिसमें ग्रे ग्रे वाइट ब्लैक यही सब दिखाया गया है। उसको देखकर सारे पेंटर्स पागल हो जाते हैं। कहते हैं कि गलती से इन्होंने, इस आर्ट गैलरी ने, ये पेंटिंग उठाकर यहाँ पर लेकर आए हैं। वो उसके मालिक के पास जाते हैं, कहते हैं क्या है, कुछ गलती हुई है ना आपसे? वो कहते हैं नहीं, गलती नहीं हुई है, ये बिल्कुल वही पेंटिंग है जो आपको सुकून देगी। वो कहते हैं क्या है इसमें सुकून में, हमने तो झील बनाई है, किसी ने सनराइज बनाया है, किसी ने शाम का समय बनाया है, तो ये क्या है, ये कौन सा सुकून दे रहा है, ये आंधी तूफान? सबको गुस्सा आता है, वहां पर वायलेंस होने वाला होता है। तब जाकर वो आर्ट गैलरी का मालिक कहता है कि आप सबने आंधी तूफान देखा, आपने यहाँ गंदगी देखी, पत्ते बिखरे हुए देखे, पर आपने क्या इस पूरी पेंटिंग में एक झोपड़ी दिखाई गई है, वो उस पर निगाह करी? नहीं करी उन्होंने। उस पूरी पेंटिंग में सिर्फ एक झोपड़ी है, और आंधी तूफान, पत्ते बिखरे हुए दिखाए गए, गंदगी दिखाई गई है। उस झोपड़ी को जब वो पेंटर्स देखते हैं तो उसमें एक छोटी सी विंडो है, और उस विंडो के अंदर एक आदमी बहुत स्माइल के साथ बाहर झांक रहा है। वो पेंटिंग इसलिए सेलेक्ट हुई कि इतने आंधी तूफान में एक सुनसान से वीरान से जगह पे एक झोपड़ी है, एक पक्का घर भी नहीं है, उसमें वो आदमी मुस्कान के साथ बाहर देख रहा है। उसको नहीं डर लग रहा कि इस तूफान में मेरी झोपड़ी चली जाएगी। इसे कहते हैं सुकून, और यही एक सुकून की डेफिनेशन है। हम सुकून आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर ढूंढने जाते हैं, तरह तरह से चीज़ों में ढूंढते हैं, पर उस इंसान के अपने अंदर सुकून था।
इसलिए वो ऐसी परिस्थिति में भी स्माइल कर रहा था और वही पेंटिंग जीती गई और उसको वो जो पेंटर था वो प्राइज़ मनी दी गई। तो सुकून हमारे अंदर होना चाहिए। हमें हर चीज़ से जो हम करें उसमें सुकून मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी आप मुझसे कहेंगे कि मुझे किस में सुकून मिल रहा है, अभी इसी वक्त जो मैं कर रही हूँ मुझे इसमें बहुत सुकून मिल रहा है, तो और वो मैं करना चाहूँगी आगे भी, चाहे मैं कहीं पे भी कैसी भी जॉब करूँ, कितना भी मेरे वर्क शेड्यूल हो, जैसा भी हो, हेक्टिक हो, पर आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गिव सम टाइम टू माई सेल्फ फॉर दिस सुकून जो अभी मुझे मिल रहा है। तो इसी के साथ मैं ये सत्संग पे विराम दूंगी, बिकॉज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइफ में हमें पॉजिटिव अपने लिए ना टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों को सुकून हम मुझे मिलता है, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे शाम को शब्द लगा के आंख बंद करके बैठती हूँ, नाम जपते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो सुकून मिलता है। तो देयर आर वेरियस वेज कि आपको किस में मिलता है, तो वो सुकून आप अपने अंदर लाइए, उसे बाहर तलाशिए बिल्कुल भी मत। गुरुजी से जुड़िए, कंप्लीट सरेंडर के लिए उनसे अरदास कीजिए कि हम कर पाएँ, बिकॉज मैं करती हूँ, मैं कर नहीं पाती हूँ कंप्लीट सरेंडर, मैंने नहीं होता मुझसे। मैं अरदास जरूर करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाएं। मैं ध्यान नहीं लगा पाती हूँ, आंखें बंद नहीं कर पाती हूँ बहुत देर तक। अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे मेडिटेशन, मुझे ध्यान करने की जो पावर है, ये वो ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद मुझे बख्शें, ताकि मैं जब भी परेशान हूँ ध्यान में आपसे बात कर सकूँ। तो संगत जी, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेती हूँ। आपका जो दिन है आगे बहुत अच्छा जाए और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप वापस काम से घर जाया करें स्माइल के साथ, ताकि जो लोग आपकी घर पे इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी आपको देखकर खुशी हो, अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, आप लोग टाइम से आते हैं और इतने प्यारे कमेंट्स देते हैं, और थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए सत्संग के साथ। लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज़ बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ओके, थैंक यू।